नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट में आज के इस वीडियो में अपन शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है आरटीई एक्ट 2009। देखिए, ये जो आरटीई एक्ट 2009 है, इससे आपकी एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और साथ में नोट्स भी बनाते जाइएगा। अगर पहली बार आप चैनल से जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, जो आरटी एक्ट 2009 है, इसको अपन बोलते हैं निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं आरपीएससी में, वो क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस आरटी एक्ट 2009 को समझने से पहले और इसको पढ़ने से पहले अपन को एक संशोधन हुआ था वो समझना होगा। वो संशोधन जो है 2002 में हुआ था, जिसका नाम है 86वां संविधान संशोधन। इस संशोधन के तहत बहुत सी बातें हुई थी शिक्षा को लेकर के, शिक्षा में सुधार को लेकर के, और वो बातें अपन को पढ़नी है। उसके बाद में अपन आरटी एक्ट 2009 को पढ़ेंगे। देखिए, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 है, इसके तहत क्या हुआ था, जो अपने संविधान में मौलिक अधिकार अपन को प्रदान किए गए हैं, उन मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 क को जोड़ा गया, जिसके तहत ये कहा गया कि राज्य के जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का उपबंध करेगा। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं, उन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये जो बात है 86वें संविधान संशोधन के तहत कही गई, और ये बात जो है आपके मौलिक जो अधिकार है उसमें अनुच्छेद 21 क में ये बात जोड़ी गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो है वह उपलब्ध करवाई जाए। तो आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 21 का ये जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, उसमें ये बात जोड़ी गई है 86वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 2002 में हुआ था। मौलिक अधिकार के अलावा भी आपके जो नीति निर्देशक तत्व है, उनमें अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है कि राज्य जो है 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को बचपन पूर्व सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो मूल कर्तव्य है, उसमें अनुच्छेद 51 में क में यह जोड़ा गया है कि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बालकों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो देखिए, जो अपना आरटी एक्ट 2009 है, उसमें 6 से लेकर के और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और ये जो बात है पहले 86वें संविधान संशोधन के तहत होती है 2002 में, उसमें आपका जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो एक तो ये है मौलिक अधिकार जो है वो जोड़ा गया है, जिसमें ये साफ साफ कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं, सभी बच्चे, उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी राज्य के द्वारा। और ये जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, इसमें अनुच्छेद 51 क के तहत कहा गया है कि जो माता पिता और जो संरक्षक है, वो भी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। अब इसके तहत क्या हुआ था, आरटी एक्ट 2009 बना था, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना था। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, एक तो अनुच्छेद 21 का और एक अनुच्छेद 51 का। इनके तहत जो है 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए जाने की बात कही गई है। अब अपन पढ़ते हैं अपना जो टॉपिक है, अपने जो सिलेबस में दे रखा है आरटीई एक्ट 2009, जिसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देखिए, ये जो अधिनियम है ये 2009 है। इसमें क्या है? इसमें है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
ये अधिकार किसके लिए है? ये अधिकार है 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, उसको पूर्ण कर सके। ये बना कैसे था, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में ये बिल पारित हुआ था। कोई भी अधिनियम जब बनता है तो अधिनियम बनने से पहले जो संसद के जो 3 अंग है, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जिसमें एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा और एक होता है राष्ट्रपति। ये तीनों के तीनों जो अंग है संसद के, इन तीनों के द्वारा जो है उस अधिनियम को बनाया जाता है। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक कोई भी जो है अधिनियम वो एक बिल कहलाता है, और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं वह बिल जो है वह अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो क्या हुआ था, सबसे पहले 20 जुलाई 2009 को ये जो बिल है राज्यसभा में पारित हुआ। उसके बाद में 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में बिल पारित हुआ। उसके बाद में 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति, उस समय थी तत्कालीन प्रतिभा पाटिल जी, उनके द्वारा इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिया गया। और जैसे ही इन पर हस्ताक्षर हुआ इस बिल पर, ये जो बिल है अब बन गया आपका अधिनियम। जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं किसी भी बिल पर, वह बिल जो है अधिनियम बन जाता है। तो ये अधिनियम बन गया आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, क्योंकि ये 2009 में हुआ था। उसके बाद में 16 फरवरी 2010 को एक गजट जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। 20 फरवरी 2010 को मुख्य विभागीय दस्तावेज जो भी थे इसके, वो पूरे के पूरे तैयार होते हैं। 1 अप्रैल 2010 से, ये महत्वपूर्ण है, 1 अप्रैल 2010 से आरटीई एक्ट 2009 संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है। उस समय जम्मू कश्मीर को ये छोड़ा जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 की जो धारा थी, 370 के जो अनुच्छेद थे, उसके तहत कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे। इसलिए जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को ये जो अपना अधिनियम बना है आरटीई एक्ट 2009 वाला, ये लागू कर दिया जाता है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 370 के विशेष प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर से हटा लिए जाने के कारण अब यह एक्ट जो है जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो है 370 वाला जो ये अनुच्छेद था, इसके तहत कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे जम्मू कश्मीर को, वो हटा लिए गए हैं। वो जैसे ही हटा लिए गए, हटाते ही ये जो आरटीई एक्ट 2009 है ये अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया। तो अब जो है संपूर्ण भारत पर ये लागू है। पहले जिस समय ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके और संपूर्ण भारत पर ये लागू हुआ था। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट है ये 1 अप्रैल 2010 को ये जो एक्ट है संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। इसके बाद में जैसे ये लागू होता है 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट 2009 जो है संपूर्ण भारत में लागू, अतः यह अधिनियम भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35वां अधिनियम किया गया। कौन से नंबर का यह अधिनियम बना था? 35वें नंबर का यह अधिनियम बना था। अपना जो गणराज्य जो है, अपना जो भारत है, वह 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। अब 1950 के बाद में 2010 में यह जो अधिनियम है वह आपका लागू होता है पूरे भारत में। तो 1950 से लेकर के और 2010 तक पूरे के पूरे 60 वर्ष हो जाते हैं। तो आपके 60वें वर्ष में ये जो अधिनियम है ये अधिनियमित होता है, और 60वें वर्ष में ये जो अधिनियम अधिनियमित होता है वह अधिनियम है आपका 35वें नंबर का जो अधिनियम है वो बनता है आपका। तो ये संख्या ध्यान में रखनी है, ये 35वें नंबर का अधिनियम है और 60वें वर्ष में होता है। इस अधिनियम में 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। अब ये जो आपकी 38 धाराएं हैं यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन आज के इस वीडियो में ये जो 7 अध्याय हैं ये पढ़ेंगे डिटेल से, और ये जो 38 धाराएं हैं इनको भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे।
देखिए जो अध्याय हैं वो हैं आपके 7, जिसमें पहला अध्याय है उसमें है आपका प्रारंभिक, यानी कि आरटी एक्ट 2009 की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है आपका अध्याय नंबर 1 में। इस अध्याय में 2 धाराएं हैं, धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2, यानी कि जो 2 धारा है ये आपके पहला जो अध्याय है उसमें है। अध्याय कितने हैं टोटल? अध्याय है 7 और धाराएं कितनी हैं? धाराएं है 38 और एक अनुसूची है। ये जो 7 अध्याय हैं इसमें पहला जो अध्याय है उसमें दी गई है प्रस्तावना, इसमें 2 धाराएं हैं। दूसरा जो अध्याय है इसमें इस एक्ट का विस्तृत उल्लेख है। इस अध्याय में आपकी 3 धाराएं हैं, धारा नंबर 3, धारा नंबर 4 और धारा नंबर 5। ये जो 3 धाराएं हैं ये आपके 2 नंबर के अध्याय में है। तीसरा जो अध्याय है उसमें समुचित सरकार, अधिकारी और माता पिता के कर्तव्य दिए गए हैं। इस अध्याय में 6 से लेकर के और 11 तक की धारा शामिल की गई है। आपका जो अध्याय 4 है इसमें विद्यालय, शिक्षक के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व है। इस अध्याय में 12 से लेकर के और 28 धाराएं शामिल है। अध्याय नंबर 5 में है पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार और दायित्व है। इसमें आपकी 29 और 30 नंबर की धारा है। अध्याय नंबर 6 में बालकों के अधिकार और संरक्षण से संबंधित बातें हैं। इसमें आपके 31 से लेकर के और 34 तक की धाराएं हैं। और लास्ट में आपका अध्याय है 7वां, उसमें प्रकीर्ण यानी कि अन्य जो भी मुख्य बातें हैं वो कही गई है और इसमें 35 से लेकर के और 38 धाराएं शामिल की गई है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए अध्याय नंबर 1 में क्या है? प्रस्तावना, 2 में है विस्तृत उल्लेख और 3 में है आपका समुचित सरकार और अधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। फिर 4 में है आपका विद्यालय और शिक्षक के अधिकार और कर्तव्य और 5 में है पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों के अधिकार और दायित्व। 6 में है आपका बालक और 7 में है आपका प्रकीर्ण। इस प्रकार से ये जो 7 अध्याय हैं ये ध्यान में रखने हैं। और पहले अध्याय में है आपकी 2 धाराएं, धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2। फिर है आपकी 3 धाराएं, 3, 4, 5, ये एक साथ ध्यान में रखनी है। फिर 6 से लेकर के और 11, फिर 12 से लेकर के 28 और फिर 29, 30 और 30 के बाद में 31 से 34, यानी कि ये 4 धाराएं जो हैं ये एक साथ, और 35 से लेकर के 38 तक ये 4 धाराएं एक साथ। इस प्रकार से आपकी ये 38 धाराएं ध्यान में रखनी है और ये 7 जो अध्याय हैं वो ध्यान में रखने हैं। अध्याय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन इन 38 धाराओं को एक एक करके और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए धारा नंबर जो 1 है, इस धारा नंबर 1 में कहा गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। देखिए संक्षिप्त नाम जो है वो दिया गया है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये इसका संक्षिप्त नाम दिया गया है धारा नंबर 1 में। धारा 1 में ही विस्तार बताया गया है, संपूर्ण भारत में यह लागू होगा। और इसका जो प्रारंभ है 1 अप्रैल 2010 से है। देखिए यह जो एक्ट है मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शिक्षा देने वाले जो भी शैक्षिक संस्थान हैं उनमें लागू नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो धारा 1 जो है वह कंप्लीट होती है। धारा 1 में क्या दिया गया है? धारा 1 में दिया गया है इसका संक्षिप्त नाम और विस्तार और इसका जो प्रारंभ है कब से है ये बात दी गई है धारा नंबर 1 में। तो धारा 1 को कैसे याद रखोगे? धारा नंबर 1 संक्षिप्त नाम। धारा 2 में दिया गया है आपका शब्दावलियों को। अब ये शब्दावली कौन कौन सी है? देखिए समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य सरकार, इसको अपन बोलते हैं समुचित सरकार। बालक, तो बालक का मतलब है यहाँ पे 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बालक या फिर बालिका। प्रारंभिक शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा है उसको अपन बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा। तो ये जितनी भी शब्दावलियां हैं इन सभी शब्दावलियों को शामिल किया गया है धारा नंबर 2 में। धारा 1 में क्या है? धारा 1 में है नाम और धारा 2 में है आपकी शब्दावली। अब इन शब्दावलियों के अलावा है आपके स्थानीय प्राधिकारी, यानी कि नगर गांव का ऐसा अधिकारी जिसे विद्यालय पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा घोषित किया गया है उसे अपन बोलेंगे स्थानीय अधिकारी। विद्यालय, प्रारंभिक शिक्षा देने वाला सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी जो विद्यालय है
वो इसमें शामिल होगा। स्थानीय अभिभावक जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं वो क्या कहलाएंगे? स्थानीय अभिभावक कहलाएंगे। संरक्षक ऐसा व्यक्ति जिसकी सुरक्षा में बालक है। तो ये जो शब्दावलियां है ये सभी की सभी शब्दावली आपके धारा नंबर 2 में दी गई है। धारा एक में आपका दिया गया है नाम, धारा 2 और धारा 2 में आपकी दी गई है शब्दावली। अब धारा नंबर 3 जो है यह सबसे मजबूत धारा है। देखिए महत्वपूर्ण धारा है आपकी धारा नंबर 3, इसको तो ध्यान में रखना ही रखना है। सबसे मजबूत धारा है, बालक के लिए एक तरीके से वरदान है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ये जो बात है ये आपकी धारा नंबर 3 में ही कही गई है कि समुचित सरकार का दायित्व है कि बालक के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। ये बात जो है आपकी धारा नंबर 3 में है, इसीलिए इस धारा को बोलते हैं सबसे मजबूत धारा और बालक के लिए वरदान धारा। तो धारा अपन ने 3 पढ़ ली है। देखिए टोटल जो है 38 धारा इसी क्रम में अपन को ध्यान में रखनी है, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से अपन को ध्यान में रखनी है। धारा नंबर 1 उसमें है आपका संक्षिप्त नाम, धारा नंबर 2 उसमें है आपकी शब्दावलियाँ, और धारा नंबर 3 जो कि सबसे मजबूत धारा है उसमें निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। अब अपन पढ़ते हैं धारा नंबर 4 में। देखिए धारा नंबर 4, कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह गया या मुख्य धारा से हट गया तो उसे आयु वर्ग के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। देखिए आयु वर्ग के अनुसार प्रवेश दिया जाना ये किस धारा में है? धारा नंबर 4 में। आयु वर्ग के अनुसार प्रवेश कैसे? तो इसको अपन समझते हैं कि जैसे यदि कोई बालक 10 वर्ष का है तो उसे कौन सी क्लास में प्रवेश दिया जाएगा? उसे प्रवेश दिया जाएगा कक्षा 5 में, क्योंकि 6 वर्ष का जो बालक है वह कक्षा 1 में प्रवेश लेता है। इसी प्रकार से 7 वर्ष का जो बालक है कक्षा 2 में, 8 वर्ष का जो बालक है वह कक्षा 3 में, 9 वर्ष का जो बालक है कक्षा 4 में। तो इसी प्रकार से अगर कोई बच्चा 10 वर्ष का है तो वह कक्षा 5 के योग्य है, इसीलिए उसे कक्षा 5 में बैठाया जाएगा। यानी कि आयु के अकॉर्डिंग जो है वह प्रवेश दिया जाएगा। शैक्षणिक स्तर के अंतर को कम करने हेतु, यानी कि कोई बड़ी उम्र का बच्चा अगर आया है तो मान लो 10 साल का बच्चा अगर विद्यालय में आया है पहली बार, तो आयु के अकॉर्डिंग उसको बैठा तो दिया जाएगा 5वीं कक्षा में, लेकिन उसकी जो शैक्षिक योग्यता है वह कम है, उसका जो स्तर है अन्य बच्चों की तुलना में बहुत कम है। तो शैक्षणिक स्तर के अंतर को कम करने हेतु खंड स्तर पर 6 माह का ब्रिज कोर्स जो है वह आयोजित किया जाता है। 6 माह उसको अतिरिक्त पढ़ाया जाता है, एक ब्रिज कोर्स चलता है। उसके बाद में उसके स्तर में जैसे ही सुधार होता है उसको आयु के अकॉर्डिंग प्रवेश दे दिया जाता है। तो आयु के अकॉर्डिंग प्रवेश दिया जाना यह किस धारा में है? धारा नंबर 4 में। देखिए धारा नंबर 1 संक्षिप्त नाम है, धारा नंबर 2 शब्दावलियाँ है, धारा नंबर 3 सबसे मजबूत धारा है, बच्चे के लिए वरदान है, निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है, और धारा नंबर 4 आयु वर्ग के अनुसार प्रवेश है। तो ये 4 धारा ध्यान में हो गई। अब अपन पढ़ते हैं धारा नंबर 5, कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के दौरान विद्यालय स्थानांतरण करता है तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ साथ बालक के सभी अधिकारों का भी स्थानांतरण किया जाएगा। यानी कि कोई बच्चा अगर एक स्कूल से दूसरी स्कूल में जाना चाहे तो उसे आसानी से टीसी दी जा सकेगी। कोई भी जो है विद्यालय का जो एचएम है, विद्यालय का जो शिक्षक है उसे रोक नहीं सकता, उसे बाध्य नहीं कर सकता, उसे विद्यालय के स्थानांतरण का अधिकार है बच्चे को। तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के दौरान अगर कोई भी बच्चा विद्यालय स्थानांतरित करता है तो विद्यालय स्थानांतरण के साथ साथ बालक के सभी अधिकारों का स्थानांतरण किया जाएगा। यानी कि विद्यालय स्थानांतरण ये किस धारा में है? धारा नंबर 5 में। तो ये 5 धारा जो है आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपन याद करते हैं धारा नंबर 6 को। देखिए धारा 6 में है सरकार का दायित्व है कि समय और स्थान के अनुसार विद्यालयों की स्थापना करे। 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और 2 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। ये बात जो है कही गई है आपकी धारा नंबर 6 में। तो धारा नंबर 1 में क्या कहा गया है? धारा नंबर 1 में है आपका संक्षिप्त नाम, कब से ये प्रारंभ है वो बात कही गई है। धारा 2 में आपकी है शब्दावली। धारा 3 जो है बच्चे के लिए वरदान है, सबसे मजबूत धारा है।
इसमें निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। धारा 4 में है आयु के अनुसार प्रवेश, और धारा 5 में है आपका स्थानांतरण विद्यालय के द्वारा समुचित जो अधिकार है वो दिए जाएंगे। कोई बच्चा अगर स्थानांतरण करता है, विद्यालय को बदलता है तो। इसके बाद में धारा नंबर 6 इसमें है कि विद्यालयों की स्थापना। धारा 7 जो है, देखो 7 को ध्यान में रखना है, 7 को ध्यान में रखना है समिति के नाम से। धारा 7 में है समिति। कौन सी समिति? अनिल बोरदिया समिति। इस समिति की अनुशंसा पर केंद्र व राज्यों का वित्तीय अनुपात दर्शाया गया है। यानी कि जो शिक्षा है, अपन को पता है एक समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा पर जो भी कार्य होगा, शिक्षा पर जो भी खर्च होगा, शिक्षा पर जो भी बातें होंगी, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधीन ही होंगी। तो जो वित्तीय अनुपात है वह कितना होना चाहिए? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत वित्तीय अनुपात था आपका 55:45। यानी कि जो 55 है, जितना भी खर्चा लगता है उसका 55% जो है वह केंद्र सरकार देती है, और 45% जो है आपका राज्य सरकार देती है। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत है। अब ये ध्यान में कैसे रहेगा? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो देखिए 11 और 5, 11 पंचों कितने होते हैं? 55 होते हैं। तो 55 है तो फिर 100 में कितने बचे आपके? 45 ही बचे। तो 55:45 है 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। इसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना में 10% जो है आपका बढ़ा दिया गया है इसमें केंद्र सरकार में, तो 65:35 हो गया। नीति आयोग जो है 1 अप्रैल 2018 से ये जो अनुपात है यह बदल देती है 60:40 में। तो वर्तमान में कितना है? 60:40 है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन पूर्वोत्तर राज्यों में जो अनुपात है केंद्र और राज्य का वो है 90:10। तो ये वर्तमान वाला ध्यान में रखना है, और ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं ये ध्यान में रखना है। ये जो अनुपात है केंद्र का और राज्य का वित्तीय अनुपात है, ये किस समिति की अनुशंसा पर हुआ है? ये हुआ है अनिल बोरदिया समिति की अनुशंसा पर। और ये समिति कौन सी धारा में आती है? तो समिति आती है धारा 7 में। धारा 7 से समिति। तो इस प्रकार से ये 7 धारा है, एक साथ एक क्रम में ध्यान में रखनी है। अब अपन बढ़ते हैं धारा नंबर 8 की तरफ। देखिए धारा जो 8 है इसमें कहा गया है समुचित सरकार के दायित्वों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? समुचित सरकार के दायित्वों का उल्लेख है। धारा 9 इसमें अधिकारियों के अधिकार और दायित्वों का उल्लेख है। धारा 10 में माता पिता के अधिकार और दायित्वों का उल्लेख है। और धारा 11 में समुचित सरकार का दायित्व है कि 3 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु शिक्षा और बालकों की देखरेख की व्यवस्था करे, क्योंकि 6 वर्ष के बाद में वह प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो 3 से 6 वर्ष तक का जो बालक है, जो बच्चा है, उसकी देखरेख की बात कही गई है धारा नंबर 11 में। तो धारा 8 और धारा 9 और धारा 10 और धारा 11, ये जो 4 धारा है इसको अपन को एक साथ ध्यान में रखना है। धारा 8 में क्या है? समुचित सरकार के दायित्व है। धारा 9 में अधिकारियों के अधिकार और दायित्व है। धारा 10 में है माता पिता के अधिकार और दायित्व है। और धारा 11 में है कि समुचित सरकार को दायित्व है कि 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु उनकी देखभाल की व्यवस्था की जाए। ये धारा नंबर 11 में है। ये माता पिता कौन से धारा में है? धारा नंबर 10 में। देखिए बच्चा जब स्कूल में जाता है तो 10 रुपये दिए जाते हैं माता पिता के द्वारा, तो ऐसे ध्यान में रह जाएगी। तो धारा 10 में माता पिता आ जाएंगे, धारा 9 में अधिकारी आ जाएंगे, धारा 8 में समुचित सरकार आ जाएगी, और धारा 11 में समुचित सरकार के ही दायित्व है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करे, प्रारंभिक शिक्षा से पहले बालकों की देखरेख की व्यवस्था करे। धारा जो 12 है यह महत्वपूर्ण धारा है, इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 12 में क्या कहा गया है कि जितने भी जो निजी शिक्षण संस्थान हैं उनको आदेश दिया गया है कि वो अपने विद्यालय की कक्षा प्रथम की कुल छात्र संख्या का 25% आरक्षण जो है निर्धन वर्ग के बच्चे हेतु रखेंगे। ये 25% आरक्षण की बात कही गई है धारा नंबर 12 में। यह कक्षा 1 से 8 तक लागू रहेगा। कक्षा 1 से 8 तक जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनकी आयु कितनी है? 6 से 14 वर्ष तक की। लेकिन जो स्पेशल बच्चे हैं, जो आपको श्रवण बाधित है, जो आपके बधिर बच्चे हैं,
जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो जो शामिल किए गए हैं 10 से 18 वर्ष तक के शामिल किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो स्पेशल बच्चे हैं वह है 10 से 18 तक के, और जो सामान्य बच्चे हैं वो है आपके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, जिनको अधिकार होगा निजी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट स्कूलें हैं, उनमें निःशुल्क पढ़ने का। ये धारा 12 जो है ये कहती है आपकी निजी जो शिक्षण संस्थान हैं उनको कि आप जो है अपनी प्रथम कक्षा में जो भी छात्र संख्या है उसका 25% आरक्षण जो है निर्धन वर्ग के बच्चों हेतु रखेंगे। तो धारा 12 ध्यान में रखनी है। धारा 12 में क्या है? धारा 12 में 25% आरक्षण की बात कही गई है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो देखिए धारा 13 में तो बालक से किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क या शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो 13 में क्या है कि 13 शुल्क नहीं लिया जाएगा। 13 में क्या है? 13 में है 13 शुल्क, चाहे वो प्रवेश शुल्क हो चाहे वो शिक्षण शुल्क हो। 13 में 13 किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये अपन बच्चे को बोल रहे हैं कि 13 शुल्क नहीं लगेगा, तेरे को स्कूल में जाना है, विद्यालय में जाना है, तेरे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, 13 शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से अपन धारा नंबर 13 को याद ध्यान में रखेंगे। धारा 14 आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख है। आवश्यक दस्तावेजों के बिना भी बालक को प्रवेश दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे के पास दस्तावेज नहीं है, आधार कार्ड, किसी भी प्रकार का जो प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसके बाद भी उसको प्रवेश दिया जाएगा, प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये कहते हैं धारा नंबर 14 में। धारा 15 में क्या है? धारा 15 में है आपका प्रवेश। तो धारा 15 में क्या है? प्रवेश है। बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश जो है वर्ष पर्यंत रखा जाएगा, यानी कि किसी भी समय जो बालक है विद्यालय में जाकर के और प्रवेश ले सकता है। ये कहती है आपकी धारा नंबर 15। प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वह है 30 सितंबर। 30 सितंबर जो है विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि रखी गई है, लेकिन इसके बाद में भी अगर कोई बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसको रोका नहीं जाएगा, प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाएगा, उसको प्रवेश दिया जाएगा। ये जो प्रवेश है उसका वर्ष पर्यंत रहेगा। तो जो प्रवेश की बात है वो कही गई है धारा 15 में। तो धारा 15 में है प्रवेश। धारा 16 में क्या है कि बालक को किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा। ये कहा गया है आपके धारा नंबर 16 में, यानी कि किसी भी स्तर पर रोक नहीं सकते अपन बालक को। तो किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा, ये किस में कहा गया है? धारा नंबर 16 में। धारा 17 में है आपके शोषण से संबंधित बात है। बालक का शारीरिक और मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा। तो 17 में क्या है? शोषण है। और 16 में क्या है? स्तर पर रोक नहीं सकते। 15 में क्या है? प्रवेश है। और 14 में क्या है? दस्तावेजों का उल्लेख है और बिना दस्तावेजों के भी प्रवेश दिया जा सकेगा। और 13 में क्या है कि 13 शुल्क नहीं लगेगा। और धारा 12 में क्या है? धारा 12 में 25% आरक्षण की बात कही गई है निजी शिक्षण संस्थानों को। इसके अलावा अपन ने पढ़ा है धारा 11। तो धारा 11 में क्या है? धारा 11 में समुचित सरकार को दायित्व है। समुचित सरकार को ये कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों की देखभाल करे। धारा 10 में माता पिता हैं, उनके अधिकार हैं। धारा 9 में अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य हैं। धारा 8 में समुचित सरकार के दायित्व है। और धारा 7 में आपको समिति ध्यान में रखनी है। और धारा 6 में विद्यालयों की स्थापना से संबंधित बातें कही गई है। और धारा 5 में क्या कहा गया है? विद्यालय स्थानांतरण की बात कही गई है। धारा 4 में आयु के अनुसार प्रवेश की बात कही गई है। और धारा 3 जो है महत्वपूर्ण है, बालक के लिए वरदान है। निःशुल्क शिक्षा की बात जो है वह धारा 3 में ही कही गई है। धारा 2 में आपकी शब्दावलियाँ है और धारा 1 में आपकी प्रस्तावना है, इसका संक्षिप्त नाम है। तो इस प्रकार से अपन ने धारा 17 जो है वो याद कर ली है। अब जो है धारा नंबर 18। देखिए धारा 18, कोई विद्यालय सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा करता है तो उस विद्यालय को मान्यता दी जाएगी। देखिए धारा 18 में मान्यता दी जाएगी, ये बात कही गई है। कब दी जाएगी? जब वह मानकों को पूरा करता है। धारा 19 में यदि मानकों को पूरा नहीं करता है तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जो मान्यता है वह रद्द कर दी जाएगी। धारा 19 के तहत ये बात कही गई है। धारा 20 समुचित सरकार को अधिकार है कि मानकों में बदलाव कर सकती है। तो ये जो धारा 18, धारा 19 और धारा 20, ये जो 3 धारा है,
इनको अपन एक साथ ध्यान में रखेंगे, एक साथ याद करेंगे। धारा 18 में है मानकों को पूरा करने पर विद्यालय को मान्यता का दिया जाना। धारा 19 में है मानकों को पूरा नहीं करने पर मान्यता का रद्द कर दिया जाना। और धारा 20 में है ये जो मानक है इन मानकों में बदलाव करना। ये सरकार का दायित्व है, सरकार का अधिकार है, सरकार का कर्तव्य है कि वह मानकों में कुछ फेरबदल कर सकती है, बदलाव कर सकती है। अब अपन पढ़ते हैं धारा 21 जो कि महत्वपूर्ण धारा है। धारा 21 में है विद्यालय के प्रबंधन व नियंत्रण हेतु स्थानीय अभिभावकों को शामिल करते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी का गठन किया जाएगा। ये एसएमसी के गठन से संबंधित जो बात है वह किसमें कही गई है? धारा नंबर 21 में कही गई है। धारा 22 एसएमसी द्वारा वार्षिक विकास योजना का प्रारूप तैयार करना जिसे संस्थागत नियोजन कहते हैं। तो धारा 21 और धारा 22 जो है इसको अपन एक साथ ध्यान में रखेंगे। ये धारा 18, 19, 20 है इसको अपन एक साथ ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से जो 5 धारा हैं अपन को याद करनी है। 18 में मान्यता दिया जाना, 19 में मान्यता को रद्द कर दिया जाना और 20 में इन मानकों में बदलाव करना। धारा 21 में एसएमसी के गठन की बात कही गई है। धारा 22 में एसएमसी के द्वारा वार्षिक विकास योजना का प्रारूप तैयार करना जिसे संस्थागत नियोजन कहते हैं। धारा 23 देखिए शिक्षक की योग्यताओं का जो वर्णन है वह धारा 23 में लिखा गया है। धारा 24 शिक्षक के दायित्वों व कर्तव्यों का जो वर्णन है वह धारा 24 में है। और धारा 25 में क्या है? छात्र और शिक्षक का अनुपात है। धारा 23, धारा 24 और धारा 25 इनको अपन एक साथ ध्यान में रखेंगे। 23 में तो क्या है? शिक्षक की योग्यता है। अब वह जब शिक्षक लग गया तो उसके क्या दायित्व हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं। उसके बाद में 25 में क्या है? 25 में छात्र और शिक्षकों का अनुपात है। जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है कक्षा 1 से 5 तक की, उसमें छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1। अगर प्राथमिक शिक्षा में आपके 60 छात्र हो जाते हैं तो शिक्षक जो हैं वो 2 होते हैं। 61 से 90 छात्रों पर शिक्षक 3 होते हैं। 91 से 120 छात्रों पर शिक्षकों की संख्या रखी गई है 4। और 121 से 150 छात्र होने पर प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की जो संख्या है वह रखी गई है 5 और 1 जो है वह प्रधानाध्यापक भी होगा। ये जो शिक्षकों की व्यवस्था की गई है आपकी प्राथमिक शिक्षा में। और अनुपात रखा गया है 30:1। ध्यान में रखने वाली बात एक ये है कि अगर प्राथमिक विद्यालय में 200 से अधिक छात्र हो जाएंगे तो छात्र शिक्षक अनुपात जो है वह बदल जाएगा और 40:1 हो जाएगा। अनुपात कितना होता है? 30:1 होता है। लेकिन अगर 200 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो वहाँ पे अनुपात होगा 40:1। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सीधा सीधा कि प्राथमिक शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होता है तो राइट आंसर होगा 30:1। लेकिन अगर स्पेशल पूछ लिया जाए कि 200 से अधिक विद्यार्थी होने पर छात्र शिक्षक अनुपात होगा तो वो राइट आंसर होगा आपका 40:1। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपन देखते हैं प्राथमिक शिक्षा के अलावा जो उच्च प्राथमिक शिक्षा है इसमें छात्र शिक्षक अनुपात है आपका 35:1। देखिए जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें तो अनुपात कितना है 30:1 और जो उच्च प्राथमिक शिक्षा है इसमें अनुपात है 35:1। धारा 26 से किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के पद खाली नहीं होने चाहिए। धारा 27 से अध्यापक शिक्षण के अलावा केवल राष्ट्रीय मान्यता के कार्य को पूरा करेगा। देखिए 27 में भी शोषण हो रहा है। 27 में क्या हो रहा है? 27 में हो रहा है शोषण। किसका शोषण हो रहा है? शिक्षक का शोषण हो रहा है। शिक्षक को पढ़ाना भी है और पढ़ाने के अलावा ये 3 कार्य और करने हैं। कौन कौन से कार्य? जनगणना करनी है उसको, जब भी जनगणना होगी उसमें भाग लेना है शिक्षक को। राष्ट्रीय आपदा अगर आती है तो उसमें भाग लेना है। जो भी चुनाव होते हैं तो निर्वाचन में भी शिक्षक को भाग लेना होता है। तो ये 3 कार्य जो है ये भी करने होते हैं पढ़ाने के अलावा, यानी कि शिक्षक का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। इस प्रकार से अपन इसको याद कर लेंगे कि धारा 27 में क्या है? शोषण है शिक्षक का। क्यों? क्योंकि उसे जनगणना भी करनी पड़ रही है, राष्ट्रीय आपदा में भी भाग लेना पड़ रहा है और निर्वाचन भी करवाना पड़ रहा है। तो 27 में है शोषण। धारा 28 से अध्यापक जो है निजी शिक्षण प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाएगा। ये बात कही गई है आपकी धारा नंबर 28 में।
धारा 29 और 30 इसको अपन को एक साथ ध्यान में रखना है। धारा 29 जो है पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले जो अधिकारी हैं उनके अधिकार, आरएससीईआरटी और जो डाइट है वो पाठ्यक्रम निर्माण करती है, अपन को पता है। ये अपन ने आरएससीईआरटी पढ़ लिया है डिटेल से, डाइट भी अपन ने पढ़ लिया है। तो इनको शामिल किया गया है, इनके जो अधिकारी हैं उनको शामिल किया गया है धारा नंबर 29 में। धारा जो 30 है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। 2015-16 से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह सिर्फ एक नाम मात्र की परीक्षा है। धारा 30 में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी प्रकार की परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाएगा। तो ये धारा 29 और धारा 30 आपको ध्यान में रखनी है एक साथ। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं धारा नंबर 31 को। देखिए धारा 31 और 32 और 33 और 34 ये जो चार धाराएं हैं, ये चार धाराएं आपकी अध्याय नंबर कितने में आती है? अध्याय नंबर आती है आपकी 6 में। टोटल अध्याय कितने हैं? 7 अध्याय हैं, जिसमें 6 नंबर का जो अध्याय है उसमें ये चार धाराएं शामिल की गई हैं। 31 नंबर की धारा में कहा गया है कि बाल अधिकार के हनन के संबंध में शिकायत की प्राप्ति। उसके बाद में धारा 32, धारा 31 के तहत जो भी शिकायत प्राप्त होती है उस शिकायत का सत्यापन और उसका निरीक्षण हेतु उच्च अधिकारी तक पहुंचाया जाना उस शिकायत को। तो ये धारा नंबर 32 में है। देखिए धारा 31 में क्या है? धारा 31 में है शिकायत की प्राप्ति, धारा 32 में है उस शिकायत का सत्यापन करना, उसका निरीक्षण करना। धारा 33 में है केंद्रीय सलाहकार परिषद जो दिल्ली है इसका गठन किया गया है, जिसमें कुल सदस्य हैं आपके 15। धारा 34 से राज्य सलाहकार परिषद जयपुर का गठन, जिसमें भी कुल सदस्य हैं आपके 15। तो धारा 31, 32, 33 और 34 इन चार धाराओं को अपन को एक साथ ध्यान में रखना है, एक साथ याद करना है। 31 में है शिकायत की प्राप्ति, 32 में है शिकायत का सत्यापन व निरीक्षण, 33 में है केंद्रीय सलाहकार परिषद दिल्ली का गठन, 34 में है राज्य सलाहकार परिषद जयपुर का गठन। तो इस प्रकार से ये चार धाराएं एक साथ ध्यान में रखनी है। अब अपन बढ़ते हैं लास्ट अध्याय की तरफ और लास्ट धाराओं की तरफ। अध्याय नंबर 7 जिसमें धाराएं हैं आपकी धारा 35, 36, 37 और 38। ये जो चार धाराएं हैं अध्याय 7 में शामिल की गई है। धारा 35 में क्या है? अधिनियम को लागू करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार है। अधिनियम कौन सा? ये जो आरटी एक्ट 2009 है, इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन अधिकारियों को अपने से नीचे जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको निर्देश देने का अधिकार है। ये धारा 35 के तहत है। धारा 36 से धारा 13 की उपधारा 2। देखिए धारा जो 13 है, 13 में अपन ने क्या पढ़ा था कि 13 शुल्क नहीं लगेगा अगर कोई शुल्क ले रहा है तो। धारा 18 में क्या है? अपन ने पढ़ा था मान्यता दिया जाना, मान्यता का दिया जाना, वो धारा 18 में है। इसकी उपधारा 5 और धारा 19 में क्या है? मान्यता का रद्द करना। तो ये जो धारा 13, धारा 18 और धारा 19 के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती जब तक सरकार द्वारा तय सक्षम अधिकारी से पूर्वानुमति ना ली जाए। जब तक अधिकारी से पूर्वानुमति नहीं ली जाती तब तक इन धाराओं के विरुद्ध जो भी काम हो रहा है उनके विरुद्ध अपन कार्यवाही नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान में रखना है। धारा 36 जो है 36 का आंकड़ा है, इसमें जितने भी गलत काम हो रहे हैं उन कामों के प्रति अपन कार्रवाई करेंगे तो तब तक कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक कोई जो सरकार के द्वारा प्रदत्त जो अधिकारी हैं उससे अपन अनुमति ना ले लेते। जब तक वह अनुमति नहीं देता तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती। 37 धारा 36 के तहत दर्ज की गई शिकायतों के संबंध में पूर्ण सद्भावना और निष्पक्षता का प्रयोग हो, ये आपका धारा 37 कहती है। तो धारा 37 में क्या है? धारा 37 में है सद्भावना, ये ध्यान में रखना है। धारा 36 में क्या है? धारा 36 में है 36 का आंकड़ा, यानी कि जो भी गलत कार्य हो रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही का किया जाना। लेकिन बस इतना से ध्यान में रखना है कि वो कार्यवाही तब की जाएगी जब अनुमति ली जाए। धारा 38 से समुचित सरकार का अधिकार है कि वह आरटी एक्ट 2009 की धाराओं के तहत नए नियम बना सके। तो ये धारा 38 कहती है।
तो इस प्रकार से ये जो 38 धाराएं हैं यह आपकी कंप्लीट होती है। देखिए अध्याय जो है वह कितने हैं, अध्याय हैं आपके 7 और धाराएं कितनी हैं, धाराएं हैं आपकी 38 धाराएं। ये 38 धाराएं अपन ने पढ़ ली है। अब आपकी बचती है अनुसूची। अनुसूची कितनी है, अनुसूची है 1। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जो अनुसूची है वो अनुसूची पढ़ेंगे। इसके अलावा आरटी एक्ट 2009 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो सारे के सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।